Now, sometimes the relative pronoun in a relative clause remains hidden. For example, look at the first sentence of the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि relative pronoun in a relative clause remains hidden. अब यहाँ पे आपको whom दिख रहा है, whose दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है नहीं. तो the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. ठीक है, तो कभी कभी हम उस चीज को छुपा देते हैं, लेकिन उसका मतलब वही होता है. द हाउस which is the only one in the entire valley sat on the crest of the low hill. ठीक है, तो which यहाँ पे छुपा हुआ है, इसका रेफरेंस which को लेके ही है. It means which only, but it has been hidden over here. ठीक है, we can rewrite the sentence as the house which was the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. ठीक है, तो the relative pronoun which and were was not present. फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं था, पर सेकेंड सेंटेंस में हम उसको डाल के उसके साथ लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज रिलेटिव क्लॉजेस. और 4 तरह के रिलेटिव क्लॉजेस आपने सीखे, एंड ये 4 क्लॉजेस आपको पता होने भी चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ठीक है, और बहुत सारे लोग who, whom, whose, which, इन चारों चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट which आपको तब यूज करना है when you are talking about a specific thing. ठीक है, जब आप किसी चीज से रिलेटेड बात कर रहे हो तब आप which का यूज करोगे, लेकिन अब जब आप किसी पर्सन से रिलेटेड बात करते हैं तब आप whom या who का यूज करते हैं. ठीक है, ओके. नाउ, यूजिंग नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस. नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज कि हम नेगेटिव्स का कब यूज करते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग. ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्ट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. ओके, कॉर्न विल बी एब्सेंट, मतलब इस साल हम कॉर्न नहीं उगा पाएंगे बेसिकली. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, the hail has left nothing, absence of a crop. These aren't raindrops falling from the sky, these are new coins. Okay, contradicts the common idea of what the drops of water falling from the sky are. ठीक है, तो कभी कभी हम नेगेटिव चीजों, नेगेटिव वर्ड्स इंक्लूड करते हैं, नो, नॉट, नथिंग इंक्लूड करते हैं, ताकि हम किसी चीज को और ज्यादा एम्फसाइज कर सकें, ताकि हम उस चीज को और ज्यादा एम्फेसिस दे सके, हम उसको और अच्छे से बोल सकें. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे आप अपना लैंग्वेज एनहांस करके बोल रहे हो. ठीक है, मतलब आप उस चीज पे फोकस डाल रहे हो जो उस पे आपको दिखाना है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये सिवाय ये बोलने के कि हम इस बार कॉर्न हमारी होगी ही नहीं, वी आर एम्फोसाइजिंग कि इस बार तो कॉर्न बिल्कुल ही नहीं होगी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. दैट्स द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर इन इंग्लिश by making it a negative sentence. ठीक है, लेकिन sometimes negative words are used just to emphasize an idea. ठीक है, look at these sentences from the story. Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, he had done only this. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ और नहीं किया था, उसने बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई देखा था, ताकि क्योंकि वो जानता था कि बारिश होगी तो उधर से ही आएगी, है ना. तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain of on his body. He had only this reason, क्योंकि उसको चाहिए था कि वो बारिश को फील करे, बस इसीलिए वो बारिश में गया था. ओके, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. He showed no surprise at all. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कई बार सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स आर जस्ट यूज टू एम्फसाइज एन आइडिया. ठीक है, तो जब हमें एम्फेसिस देना होता है ना, हम जब हमें बताना होता है कि ये चीज ऐसी, ये चीज पे फोकस जाना चाहिए. ठीक है, जब हम अपने लैंग्वेज में और ज्यादा उस चीज को बढ़ा के बोल रहे हैं, वैल्यू करके बोल रहे हैं, इसलिए हम वहां पे उस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं. ठीक है, अब find sentences in the story with negative words which express the following ideas empathetically. ठीक है, the trees lost all their leaves. ठीक है, तो you have to find the sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. I'm sorry. So yeah,
emphatically the trees lost all their leaves, okay, because everything was destroyed. तो हम उस वाले लाइन पे जाएंगे. The letter was addressed to God himself, ठीक है, and the postman saw this address for the first time in his career. Okay, so we have to find the sentences in the story with negative words. ठीक है, तो ये sentences story में already दिए हुए हैं. ठीक है, हमें बस इसको find out करना है. So I think this you can do if you go through the chapter again and if you sit for reading. And the last part that is relevant to the exam, because obviously you won't have listening part for your exam, okay, like for your final exams, so we'll not do this. We can see this once if you feel, if we have time, we'll see this part, listening part also. But before that, this part is important, metaphors. And metaphors in general is also important, because not just for exam, but metaphors is the most used poetic devices of all times. So you should always know कि कहाँ पे metaphor use हो रहा है, उसका कैसे use हो रहा है, ठीक है. And then there is a question related to writing. So this question also you should do, because for questions with more weightage, with questions with the writing part, in the writing section, you do get questions from the book itself. Okay, so it's better if you have read it, if you have been through it, and it becomes easier for you to write it. Okay, it becomes easier for you to go through it. Okay, and hmm. This poem and all is not important, of course, so we are not going to do that because that is not the part of the syllabus. Okay, so we have to do metaphors. We'll do listening at the last, and then we have to do writing, and then we'll quickly just go through the points that have been given in the chapter. Okay, ठीक है, चलो metaphors पे आते हैं. तो the word metaphor comes from the Greek word which means to transfer. Okay, एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि मेटाफोर में हम एक चीज का मतलब दूसरे चीज पे ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, मेटाफोर्स कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज. अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ मेटाफोर्स. ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, टू थिंग्स को और आइडियाज को हम कंपेयर करते हैं, राइट, और एक चीज की क्वालिटी को हम दूसरे चीज में दे देते हैं. जैसे हेलस्टॉर्म को क्या बोला गया था, न्यू सिल्वर कॉइन्स बोला गया था, तो दैट इज अ मेटाफोर, राइट. ये चीज मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियो में. तो तो मेटाफोर में हम यही करते हैं, एक चीज की क्वालिटी को हम दूसरे चीज की क्वालिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि हम बता सके कि हम एग्जैक्टली उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं. ठीक है, so some common metaphors are the leg of the table. The leg supports our body, so the object that supports a table is described as a leg. True. The heart of the city. The heart is an important organ of the center, so this word is used to describe the central area of a city. Yes, कभी भी आप किसी शहर के सेंट्रल एरिया में होते हो या किसी ऐसे एरिया में भी होते हो जो कि बहुत ज्यादा बिजी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियली, ओके, सोशली बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता है, तो उस एरिया को वी कॉल इट एज द हार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, तो अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, एंड व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड. ठीक है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. तो अब फर्स्ट है यहाँ पे रेन ड्रॉप्स. ठीक है, मेटाफर क्या था, न्यू सिल्वर कॉइन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वालिटी कंपेयर किया जा रहा है, द ब्राइटनेस ऑफ द रेन ड्रॉप्स. ओके, द और द व्हाइटनेस इन फैक्ट. ठीक है, द व्हाइटनेस एंड द ब्राइटनेस ऑफ द रेन ड्रॉप्स लुक लाइक द कॉइन्स. ठीक है, हेलस्टोन्स. हेलस्टोन्स क्या थे, yes, the raindrops were, you know, the hailstones were the scent. Okay, they were the 10 cent they were the 10 cent coins that were falling from the sky, okay, which were silver and white. ठीक है, locusts, the swarm of locusts, right. अगर हम चैप्टर में ऊपर जाएं,
यस, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट हम क्यों कह रहे हैं? प्लेग किसको बोलते हैं? प्लेग एक बीमारी का नाम होता है, राइट। प्लेग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस। एपिडेमिक होता था, पैंडेमिक होता था प्लेग का, ठीक है। तो अब प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स इतना ज्यादा, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इतना ज्यादा तबाही मचाती है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे चीज को डिस्ट्रॉय करता है। तो प्लेग मतलब कि क्योंकि वो एक बड़े एरिया में अटैक करते हैं, तो प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या क्वालिटी और फीचर कंपेयर किया जाता है कि जिस तरीके से प्लेग किल्स अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जिस तरह से उस बीमारी के वजह से लोग मरते हैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लोकस्ट ऑल्सो किल अ लॉट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दे डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ प्लांट्स, सो दैट इज बीइंग फोकस्ड ओवर हियर, ठीक है, वो मेटाफर है। अब next is an epidemic that spreads very rapidly and and leaves many people dead. That is plague. Okay, so that is the metaphor. Okay, the plague of locusts and an ox of a man. So an ox of a man is someone who has a lot of faith, ठीक है। जैसे ऑक्स होता है ना बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ठीक है। ऑक्स जो होता है वो सबसे पावरफुल और सबसे प्रोडक्टिव एनिमल होता है फील्ड्स के लिए। सिमिलरली लेंचो था, ठीक है, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? लेंचो। और यहाँ पे मेटाफर क्या है? एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्योंकि जस्ट लाइक द ऑक्स, इवन ही यूज टू वर्क लाइक वेरी हार्ड इन द फील्ड। वो खड़े होके वहां पे बहुत देर देर तक काम करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग इन द फील्ड, जस्ट लाइक जस्ट लाइक एन ऑक्स डज। दैट इज वाई ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। अब ये राइटिंग क्वेश्चन देखते हैं हम कि लेंचो सफर्ड फर्स्ट ड्यू टू ड्रॉट एंड देन बाय फ्लड्स, ठीक है। लेंचो सबसे पहले तो ड्रॉट था वहां पे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। दूसरे टाइम में क्या हुआ? जब हेलस्टोन हो गया तो फ्लड ही हो गया। तो आर कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग सच सिचुएशंस इन द रिसेंट ईयर्स, ऑब्वियसली इवन अभी रिसेंटली देयर आर फ्लड्स इन असम। ओके, सो देयर इज फ्लड एंड देयर इज ड्रॉट, ठीक है। हर तो फ्लड और ड्रॉट दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं। कभी कभी सेम ही एरिया में दोनों हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कंट्री में दोनों पार्ट्स में दो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें हो रही है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स आ जाते हैं, बट हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न साइड है, जैसे राजस्थान गुजरात वाला एरिया, वहां पे भी नो कि वहां पे बहुत सारे ऐसे बैरन लैंड है जहाँ पे ड्रॉट रहता है, ठीक है, साल साल भर भी रहता है बहुत सारे एरियाज में, ठीक है। तो देर इज अ नीड टू सेव वाटर थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशली सिटीज में लोगों को बोला जाता है, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग के बाहर वहां पे लिखा होता है कि दिस इज अ वाटर हार्वेस्टेड बिल्डिंग, दिस इज अ वाटर हार्वेस्टेड। माई स्कूल हैड वाज अ बिल्डिंग विच वाज वाटर हार्वेस्टेड, ठीक है। तो स्कूल में बोर्ड लगा हुआ था कि दिस इज अ वाटर हार्वेस्टेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी बारिश का पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर फर्दर यूज इन टॉयलेट्स एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। तो design a poster for your area on how to save water during the summer and when it is available in excess, ठीक है। तो डिजाइन, वी हैव टू डिजाइन अ पोस्टर। अब पोस्टर के लिए आप क्या करते हो? पोस्टर में पहला तो अगर आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आप मेरे तरह नहीं है, ओके, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आई वॉज वेरी पथेटिक एट ड्राइंग, तो आई ऑलवेज यूज टू रन अवे फ्रॉम मेकिंग पोस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपको पोस्टर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि पोस्टर्स में कम लिखना पड़ता है, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, एंड आपको मार्क्स उस हिसाब से मिलते हैं। जितना क्रिएटिव आप पोस्टर लिखते हो या बनाते हो, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। और पोस्टर का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल यही है कि वॉट एवर यू आर राइटिंग दैट शुड बी इन लेस देन 50 वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा प्रिसाइज पोस्टर बनाना है तो उसका एक ही फंडा है कि आप जो भी बना रहे हो दैट शुड बी लेस देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। कोई पैराग्राफ, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं देना है। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप ड्राइंग बनाओ, मार्जिन बनाओ, बॉर्डर बनाओ, जो भी आपको पसंद है वो सब कुछ आप
पोस्टर में बना सकते हैं। बस ये याद रखना है कि कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसी लंबी लंबी पोयम, कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं लिख के आना है अपने को, ठीक है। आपको एक सिंपल बॉर्डर बनाना है, ठीक है, जो स्क्वायर बनाते हैं वो बनाना है, और उसके अंदर आपको जो भी क्रिएटिविटी करनी है आप कर सकते हो, और एकदम कम से कम वर्ड्स लिखने हैं। पोस्टर बनाया इसीलिए दिया जाता है ताकि कम इंफॉर्मेशन, सॉरी, ज्यादा इंफॉर्मेशन कम वर्ड्स में दी जा सके, आई एम सॉरी। तो इसी तो वो पर्पस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप बैठ के लिख रहे हो, इन दैट केस आप पोस्टर्स मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। यू कैन ओनली अटेम्प्ट पोस्टर्स अगर आपको कम लिखने की आदत है, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, तो आपको पोस्टर्स डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि पोस्टर्स आर वेरी स्कोरिंग, ठीक है। हम्म So listening task we are not doing because obviously that is not going to come in our exam. So that is something we can skip over here. So what have we done in this lesson? We have introduced, I have introduced you to the story जिससे आपको पता चले इसको पढ़ना कैसे। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी अबाउट नेचर ऑफ बिलीफ, ठीक है, कि जब हम किसी चीज को मानते हैं तो हम उसको इतना ज्यादा अंधे होके मानने लगते हैं कि हम शायद लॉजिकली सोचना भूल जाते हैं। इट हैज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मनी ऑर्डर से रिलेटेड। दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव डन इन स्कूल, अगर नहीं भी किया है तो दिस इज नॉट रेलिवेंट टू योर एग्जाम। एंड गाइडेड देम थ्रू द रीडिंग एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग पीरियोडिक कॉम्प्रिहेंशन चेक्स, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, दिस इज अ पोएम। सो I'll just quickly take up these two poems as well, क्योंकि सॉरी, पोम्स, यस, पोम्स। हमें ना हमारी प्रोनाउंसिएशन बचपन में खराब कर दी गई है, all the people around us telling it's not poems, it's poems, ठीक है। इवन मुझे बहुत टाइम लगा है टू कन्विंस माई सेल्फ दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज पोम्स। सो ट्राई टू जस्ट ब्रिंग दैट इन योर हैबिट, ठीक है। तो we'll quickly see this poem, ठीक है। इस पोम में क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed। एंड इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबने वो पोएम पढ़ सॉरी वो पोम पढ़ी है जिसमें लिखा है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, राइट। सो Yes, the woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएट जिनको इसी तरह के पोम्स के लिए जाना जाता है। ही ऑलवेज यूज टू राइट समथिंग रिलेटेड टू द नेचर, और उसको फिर वो ह्यूमन नेचर से कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, और रूइड मतलब कि हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है। आई एम र्यूड मीन्स आई एम हेल्ड इन रिग्रेट, आपको किसी चीज का रिग्रेट है। तो जिस तरीके से एक क्रो ट्री पे बैठ के मेरे को देख रहे हैं और उस पे से डस्ट ऑफ स्नो गिर रही है। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ हाइपरबोल, ठीक है। डस्ट और स्नो कोई कभी रिलेटेड हो सकते हैं? नहीं ना, स्नो अलग चीज होती है, डस्ट अलग चीज होता है। बट डस्ट ऑफ स्नो हम कह रहे हैं बिकॉज डस्ट का जो नेचर होता है वो स्नो के फॉर्म में गिर रहा है, समझ रहे हो आप? ठीक है। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो एक दिन जब आप बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हो, जब वो दिन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी फील वेरी स्ट्रेंज एंड वी फील वेरी रिग्रेटफुल, दिस इज वन ऑफ द डेज जिसके बारे में पोएट बता रहे हैं, ठीक है। कि उनको बहुत रिग्रेट हो रहा था उस दिन, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं से ही सॉ दिस होप, कुछ उनको ऐसा अच्छा फील हुआ। डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर कुछ ऐसे आके गिरा, गिरा मतलब नॉट लिटरली गिरा, कोई आपको कुछ ऐसा आके बोल जाए, या कोई आपको ऐसे, आप कुछ ऐसा देख लो जिस वजह से आपका का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है एंड आपको पीस मिल जाती है उस दिन, योर डे बिकम्स बेटर, ठीक है। तो यही बताया गया इस पोम में, विच इज डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड दिस थिंग, फायर एंड आइस, some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those favor fire, okay। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस,
ठीक है। बहुत बार हम बोलते हैं ना कि दुनिया खत्म होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, या तो हम सब डूब जाएंगे या तो हम सब जल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा दो अलग अलग लोग बोलते हैं। तो अब ये होगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट बिकॉज दिस इज अ पोम, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर, ठीक है। बट फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो पोएट को समझ में आता है जितना वो डिजायर करते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो लोग ये सोचते हैं ना कि द वर्ल्ड विल बर्न, पोएट उनके साथ हैं, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब खत्म हो जाना, डाई, ठीक है। बट इफ इट हैड टू डाई ट्वाइस मतलब अगर सारे लोग को और अगर सारे अर्थ को 2 बार मरना होता, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अगर दुनिया को कोई चीज किल कर सकती है तो यू डोंट नीड फायर और आइस फॉर दैट, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड एंड दैट इज हेट। एंड आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन करने के लिए तो आइस भी काफी है फिर तो, क्योंकि जब आइस पिघलेगी तो उसमें सब वैसे भी डूब जाएंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट एंड वुड सफाइस। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हेटरेट रखते हो तो फिर चाहे आप गुस्से में करो या फिर आप कोल्ड वॉर करो, ठीक है। मतलब अगर आप हेटरेड है तो चाहे आप शांत रहो चाहे आप उतारू हो जाओ, ठीक है, अग्रेसिव हो जाओ। दोनों ही केसेस में हेट्रेड एक ऐसी चीज है जो कि मारने के लिए काफी होती है, ठीक है। यू डू नॉट, इट डज नॉट नीड टू बी एज हॉट एज फायर और इट डज नॉट नीड टू बी एज कूल एज आइस। किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी चीज के अगेंस्ट हेट्रेड रखते हैं तो दैट थिंग विल डेफिनेटली किल यू, ओके। दैट इज something which is enough for killing you. Okay, so that was our chapter. With this, we have completed our chapter entirely. We have covered everything related to this chapter. The explanation and everything has been discussed in the last video. और इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइजेस थी हमने वो सब डिस्कस किया है. Both language and literature exercises have been discussed in today's chapter. So this was our chapter, A Letter to God by G.L. Fluentis. Okay, please do not forget the author's name. Please do not forget the chapter's name and go through the chapters as many times as you can. आप जितनी बार chapter read कर सकते हैं उतनी बार chapter read करें. Whatever you are not able to find, go through it again and again and come back to the video to see if you are able to understand it better or not. ठीक है. So this was all for our today's video. Hope you liked the video. Keep studying. See you in the next video. Thank you.